हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेटिक स्टडी। तो फिज़िक्स का नेक्स्ट लेक्चर है, हम लाइट स्टडी कर रहे हैं। तो लाइट में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कहाँ तक पहुँचाया था, रिफ्लेक्शन पढ़ा हमने। उसमें से मैंने दो लॉज आपको बता दिए थे, दैट एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं। और दूसरा लॉ मैंने बता दिया था दैट इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन सेम प्लेन या इन सेम प्लेन। तो ये दो लॉज थे, उसमें हमने डिस्कस किए थे, किसमें, दिस रिफ्लेक्शन के केस में। अब रिफ्लेक्शन को ही आगे बढ़ाते हैं। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मैं लिखता हूँ जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, तो आप उनको राइट डाउन कीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी ये डायग्राम मैंने यहाँ पर बना दिए हैं, तो ये डायग्राम अभी यही हमें यूज़ होगी, इसलिए हम इसको यहीं पर रखते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है? पॉइंट नंबर 1 ये है कि अगर इफ एंगल आई इज इक्वल टू 0, अगर एंगल आई 0 डिग्री है, मीन्स एंगल आई कितना है, 0, मीन्स ये जो एंगल आई है ये 0 है। 0 का क्या मतलब है, 0 डिग्री। तो इसका मतलब है ए ओ कहाँ जाएगी, एन ओ के ऊपर जाएगी, तभी तो ये 0 बन जाएगा। तो मुझे बताओ देन जो एंगल और होगा इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन वो कितना होगा, वो भी तो 0 होगा, क्योंकि एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी 0 होगा। तो मीन्स ओ भी एन ओ पर ही लाई करेगी। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका ये मतलब है देन इसका हुआ मतलब ये रे ऑफ लाइट जो है, रे ऑफ लाइट रिट्रेस इट्स पाथ, रिट्रेस इट्स पाथ। क्लियर हुआ है? अगर ए ओ इस डायरेक्शन में आ रही है तो बी ओ भी जो है वो भी इसी डायरेक्शन में वापस जाएगी। इसका ये मतलब है जो इनकमिंग लाइट रे है वो वापस जा रही है, जिस डायरेक्शन से आ रही थी उसी डायरेक्शन से वापस जा रही है। क्लियर हुआ है? तो कहां से जाएगी ये अलोंग नॉर्मल, अलोंग नॉर्मल, क्योंकि आ भी रही है अलोंग नॉर्मल तो जाएगी भी अलोंग नॉर्मल ही। इंसिडेंट रे भी अलॉन्ग नॉर्मल है तो रिफ्लेक्टेड रे भी अलॉन्ग नॉर्मल ही होगी। तो इसका ये मतलब है ये तीनों लाइन्स जो है एक ही लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो है नॉर्मल लाइन। क्लियर हुआ है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जो आपको याद रखना है। अब पॉइंट 2 पर आते हैं, पॉइंट नंबर 2 पर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो इनको याद रखिए आप। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये हर कहीं पर वैलिड है, वैलिड एट एवरी सिचुएशन, हर किसी सिचुएशन में ये वैलिड है। अब ये बताओ कि सिचुएशन का क्या मतलब है। सिचुएशन का ये मतलब है चाहे हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वेदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए प्लेन मिरर, चाहे वो प्लेन मिरर हो उसमें भी ये वैलिड है, चाहे कर्व्ड मिरर हो, चाहे कर्व्ड मिरर हो, चाहे कर्व्ड मिरर हो, या अगर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्टर हो, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्टर हो। अब ये डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्टर का क्या मतलब है, जैसे कि पेपर हमारे पास है, पेपर से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आते हैं, जब हम उस पर इंसिडेंट लाइट डालते हैं तो वहां से जो रिफ्लेक्टेड रे आती है, क्या वहां पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है? तो ध्यान रहे, हाँ वहां पर भी ये लॉज वैलिड होते हैं। दोनों केसों में ये लॉज जो है वो वैलिड है। क्लियर हुआ है? अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। अब इस प्लेन मिरर में हमें क्या याद रखना पड़ेगा? तो पॉइंट नंबर 1 इसमें आप याद रखिए। पॉइंट नंबर 1 क्या है, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल इंडिया लेवल पे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या JK SSB वाले भी कभी कभी इस क्वेश्चन को डाल सकते हैं। दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट जो है वो है डिविएशन, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि आप खुद ही देख लेना डिविएशन। डिविएशन ऑफ लाइट, डिविएशन ऑफ लाइट यानी कि एंगल ऑफ डिविएशन हमें बताना है, एंगल ऑफ डिविएशन। जैसे मैंने यहाँ पर अगर आप देखोगे AO को फॉरवर्ड में प्रोड्यूस किया है,
तो ये इसकी ऑरिजिनल पाथ है। अगर यहां पर मिरर नहीं होता तो ये ऑरिजिनल पाथ थी किसकी, इस लाइट रे की। क्लियर, ये पॉलिश्ड एंड है इसका, तो ये रिफ्लेक्टिंग एंड है। तो AO जो है, अगर यहां पर मिरर नहीं होता तो AO जाती इस डायरेक्शन में अलोंग OA'। क्लियर, क्योंकि यहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसलिए रिफ्लेक्ट हुई। रिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है, ये जो OA' है ये कहां गई, अब OB के अलोंग। अब आपको ये बताना था ये जो एंगल A'OB है ये कितना है। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि ये जो एंगल AOM' है या BOM' है, ये इस एंगल का नाम क्या है। तो याद रखिए इस एंगल का नाम है गिलेंसिंग एंगल। इसको G से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, G से, गिलेंसिंग एंगल। क्लियर, अब ये भी आप याद रखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब है ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर ही होंगे। क्लियर, तो गिलेंसिंग एंगल ये दोनों कहलाते हैं, इसलिए ये दोनों सेम है। अब जब आप ये देखोगे, ये एक लाइन मैंने खींची है M', और ये एक लाइन मैंने खींची है AOA'। क्लियर, अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों तो बराबर होंगे। ये हाफ एंगल मीन्स MOA' और M'OA, AOM', A'OM, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये भी एंगल G ही होगा। क्लियर, तो अब एंगल ऑफ डिविएशन कितना है, तो याद रखिए एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन इज इक्वल टू 2 times एंगल ऑफ 2 times गिलेंसिंग एंगल, 2 times गिलेंसिंग एंगल। थोड़ा सा इस पर सोचोगे कि ये गिलेंसिंग एंगल 2 times होगा या नहीं, तो फिलहाल मैंने कहा ये 2 times है, तो आपको मान लेना पड़ेगा कि ये 2 times ही होता है। क्लियर, अब इसको सॉल्व करके भी बता सकते हो कि ये 2 times मिलेगा ही मिलेगा आप लोगों को। अब इसमें दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, किसमें, प्लेन मिरर के बारे में आपको दूसरा पॉइंट याद रखना पड़ेगा। वो क्या चीज है, वो ये है कि जो इमेज बन जाती है, इमेज जो बन जाती है उस इमेज की कंडीशन क्या होती है। जो प्लेन मिरर से इमेज बन जाती है वो उस इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो सब चीजें आपको इसमें याद रखनी पड़ेगी। तो इसमें आप याद रखोगे फर्स्ट थिंग, वो बन जाती हैं वर्चुअल इमेज, वो बन जाती हैं वर्चुअल इमेज। सेकंड थिंग, ये रियल नहीं बनेगी बल्कि ये वर्चुअल बनेगी। सेकंड थिंग इसमें आप याद रखोगे इरेक्ट इमेज बनेगी, यानी कि जिस तरह आप खड़े होंगे तो वो भी उसी प्रकार की खड़ी होंगी। इन्वर्टेड नहीं बनेगी बल्कि इरेक्ट बनेगी। क्लियर, लेकिन इसमें एक और चीज है, दैट इज लेटरल इन्वर्टेड बनेगी, लेटरली इन्वर्टेड बनेगी। लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है, जो आपका राइट साइड है वो उस मिरर में लेफ्ट बन जाएगा और जो वहां आपका लेफ्ट है वो मिरर में राइट साइड बन जाता है। तो कभी ऑब्जर्व करके देख लेना, जब आप मिरर की ओर देखोगे, जब आप अपने सामने मिरर रखोगे उसके बाद आप देखोगे, अपना राइट हैंड उठाओगे तो आपको लगेगा कि मैं लेफ्ट हैंड उठा रहा हूं मिरर में। तो उस चीज को कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज। क्लियर, तो इरेक्ट बन जाएगी, आपके पैर नीचे ही होंगे, आपका सर ऊपर ही रहेगा। क्लियर, लेकिन लेफ्ट राइट होगा तो लेटरल इन्वर्टेड होगा। वर्चुअल इमेज होगी तो उसको आप किसी पर्दे पर नहीं डाल सकते हो। क्लियर, वो वर्चुअल इमेज कहलाती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, इमेज की, जो कहां से बनती है, जो बनती है एक प्लेन मिरर से। क्लियर हुआ है। अब एक और पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हमारे पास 2 मिरर्स होंगे। क्लियर, कितने मिरर्स, हमारे पास 2 मिरर्स हैं, एक हमारे पास ये मिरर है और दूसरा हमारे पास ये मिरर है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। इस तरह से रखे गए हैं 2 मिरर्स, एक हमारे पास ये M' और दूसरा है M'। दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अब मैंने यहां पे रखा है एक ऑब्जेक्ट, कहां पे, इनके बीच में कहीं पर भी रखा है एक ऑब्जेक्ट।
अब इस ऑब्जेक्ट की जो नंबर ऑफ इमेजेस बन जाएगी वो कितनी होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट आप इसको याद रखोगे, नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बन जाएगी। इस रिफ्लेक्शंस, इसमें रिफ्लेक्शंस होंगी, बहुत सारे रिफ्लेक्शंस होंगे। जब इसमें बहुत सारे रिफ्लेक्शंस होंगे तो आप बताओ मुझे भाई इसमें कितने नंबर ऑफ इमेजेस बन जाएंगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखोगे आप। तो इसकी फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ इमेजेस जो बन जाती हैं इस केस में वो बन जाती हैं 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1। 360 डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1। इस पर एक सिंपल सा क्वेश्चन हम करेंगे। फिलहाल आप ये सब चीजें यहां पर वीडियो को पॉज करके ये सब चीजें लिखोगे, राइट डाउन करोगे, उसके बाद हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? तो आप इसको राइट डाउन कीजिए। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। लेट अस सपोज टू मिरर्स, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। कंसिडर लेट अस सपोज टू मिरर्स आर इनक्लाइंड विथ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। हमारे पास दो मिरर्स हैं जिनके बीच का एंगल जो है वो 90 है। कितना है? 90। और उनके बीच में हमने कहीं पर भी एक ऑब्जेक्ट रखा। क्लियर? अब मुझे बताओ इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बन जाएगी। तो याद रखिए, तो n जो है वो बन जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 90 माइनस 1। तो कितनी बन गई ये? तो अगर आप देखोगे इट इज 9 4 36, 4 माइनस 1 दैट इज 3। इसमें खाली 3 इमेजेस बन जाएगी मिरर्स में। क्लियर हुआ? है दोनों मिरर्स में 3 इमेजेस बन जाएगी। समझ आया कि नहीं? तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है? तो ये डिपेंड कर रहा है किस पर? एंगल पर। खाली एंगल पर डिपेंड कर रहा है कि दो मिरर्स के बीच का एंगल कितना होता है। क्लियर हुआ है? तो ये था प्लेन मिरर, ये था प्लेन मिरर के बारे में कुछ जानकारी। अब आते हैं किस पर? रिफ्लेक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, रिफ्लेक्शन कंप्लीट होगा उसके बाद हम किस पर आएंगे? रिफ्रैक्शन पर। क्लियर? फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे इसी में, रिफ्लेक्शन के केस में। अब हमारे पास है रिफ्लेक्शन बाय, दूसरा पॉइंट है रिफ्लेक्शन बाय कर्व्ड या स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। क्लियर? इसके बारे में जो हमें पॉइंट्स बताने हैं वो सब चीजें बताएंगे हम। तो ये स्फेरिकल मिरर क्या होता है? तो एक कर्व्ड मिरर होगा। क्लियर? तो ये जरूरी नहीं है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमेशा फ्लैट हो, प्लेन मिरर जैसे कि कुछ मिरर्स होते हैं। जैसे कि एक सेक्शन लिया हमने किसका? स्फीयर का। एक स्फीयर को हमने काट दिया, थोड़ा सा हिस्सा उसका काट दिया, तो जो वो पार्ट बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर के मीन्स दो टाइप्स हो सकते हैं। कितने टाइप्स? इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं कनकेव मिरर, और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर। मिरर की बात हो रही है। एक होता है कनकेव, एक होता है कन्वेक्स। अब कनकेव का दूसरा नाम जो है, याद रखिए ये कभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कनकेव का जो दूसरा नाम है वो है कन्वर्जिंग, वो है कन्वर्जिंग। और कन्वेक्स का दूसरा नाम है डाइवर्जिंग। अब ये क्यों कहा गया इनको, तो ये हम आगे जाके देखेंगे। जब इन पर लाइट पड़ती है तो वो सारी कन्वर्ज होती हैं, एक ही जगह पे मिलती हैं सारी लाइट्स, तो उसको हम इसलिए कन्वर्जिंग कहते हैं। लेकिन जब बहुत सारे लाइट्स कन्वेक्स मिरर पर पड़ती हैं तो वो फैल जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं, एक ही पॉइंट पर नहीं मिलती बल्कि फैल जाती हैं, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कनकेव मिरर, ये किस तरह का मिरर होता है। उसके बाद कन्वेक्स पर आते हैं और इसकी कुछ डेफिनेशंस दोनों के लिए जो यूज होती हैं। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन का भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले किस पर आते हैं? मैं यहाँ पर एक मिरर बना देता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको क्या कहते हैं, कौन सा मिरर कहेंगे हम। ये मैंने एक स्फीयर का एक हिस्सा लिया। क्लियर? अब मैंने क्या किया, आउटवर्ड सरफेस जो है इसकी जो आउटवर्ड सरफेस है उसको मैंने सिल्वर किया, सिल्वर कलर लगाया। क्लियर? जैसे कि मुझे मिरर बनाना है। अब ये वाला हिस्सा जो है, इनसाइड वाला हिस्सा जो है, ये बन गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये बन गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर? अब लाइट रेज यहां से आएगी तो इसके बाद रिफ्लेक्ट होगी, अगर यहां से लाइट रे आएगी तो कुछ रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। तो ये जो आउटवर्ड सरफेस है इसको मैंने सिल्वरिंग की। क्लियर? क्या किया? सिल्वरिंग। क्लियर?
अब ये जो यहां पर मिरर बना, इस मिरर को क्या कहेंगे हम? कनकेव मिरर। क्या कहेंगे? कनकेव मिरर। क्लियर हुआ? ये बन गया कनकेव मिरर। तो ये एक हिस्सा है किसका? स्फीयर का एक हिस्सा है। ये वाला हिस्सा मैंने स्फीयर का लिया। तो आप मान लो ये इस तरह का मिरर है, इस तरह से। क्लियर? खाली सरफेस का एक हिस्सा है किसका? स्फीयर का एक हिस्सा। छोटा सा इस तरह बना देंगे तो ये बन जाएगा। ये खाली लाइन नहीं है बल्कि एक स्फीयर का एक हिस्सा है। हेमिस्फीयर भी बन सकता है, छोटा सा, लेकिन थोड़ा सा छोटा काटना पड़ेगा तब जाके ये बन जाती है। अब इसके बाद दूसरा जो है, अगर मैंने इस आउटवर्ड सरफेस के बजाय मैंने क्या किया होता, मैंने ये वाली सरफेस को कलर किया होता, सिल्वरिंग की होती। मैंने इनसाइड वाले को मैंने सिल्वरिंग की होती। मैंने यहां पर इनसाइड वाले को सिल्वरिंग की और आउटसाइड वाला जो है उसको मैंने रिफ्लेक्टिंग पर्पस के लिए यूज किया। रिफ्लेक्टिंग पर्पस के लिए यूज किया। तो ये कौन सा मिरर बन जाता है? तो इसको हम कहते हैं, देखो ये कनकेव, क्योंकि केव से रिफ्लेक्शंस और रिफ्लेक्शंस होगी, इंसिडेंस केव पर होंगी, रिफ्लेक्शंस भी केव पर होंगी, इसलिए इसको कनकेव बोला जाएगा। इसको क्या कहेंगे? कन्वेक्स। क्लियर? तो ये कन्वेक्स मिरर कहलाएगा, क्योंकि अब केव की ओर अगर आप लाइट डालोगे तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगी। तो रिफ्लेक्शन कहां से मिलेगी? बल्जिंग आउटवर्ड सरफेस को बल्जिंग आउट सरफेस कहते हैं, इसको बल्जिंग इन सरफेस भी कहते हैं। तो जो बल्जिंग आउट सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो वो कन्वेक्स मिरर कहलाता है। क्लियर? तो इसको आप इस तरह से याद रखोगे। अगर आप अपना हाथ देखोगे, अगर ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, इस तरह रखना है, ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो कनकेव, अगर ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो कन्वेक्स। बस ये इसकी ट्रिक है। कनकेव कन्वेक्स, कनकेव कन्वेक्स, कनकेव कन्वेक्स। क्लियर हुआ है? तो इस तरह से आप इसको याद रखोगे। क्लियर? दोनों चीजों को। अब कुछ डेफिनेशंस है यहां पर, अब कुछ डेफिनेशंस है, दोनों केसों में वो सेम होगी, चाहे कन्वेक्स होगा या कनकेव मिरर होगा, दोनों के केसेस में वो सेम होगी। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है जो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं वो है पॉइंट नंबर 1। ये डेफिनेशंस आपको याद रखनी पड़ेगी। मैं यहां पर लिखता हूं, मैंने कुछ पॉइंट्स यहां पर लिखे हैं, 7 पॉइंट्स, यानी कि ये कुछ डेफिनेशंस है, कुछ के नाम है, कुछ मिरर के बारे में आपको, स्फेरिकल मिरर के बारे में आपको याद रखने हैं। पॉइंट नंबर 1 जो है वो है पोल ऑफ द मिरर। अब पोल ऑफ द मिरर किसको कहेंगे हम? क्लियर? तो याद रखिए, मिड पॉइंट ऑफ मिरर, इस मिरर का जो मिड पॉइंट है उसको हम पोल ऑफ द मिरर कहेंगे, उसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? मीन्स इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट है उसको हम कहेंगे पोल ऑफ द मिरर। क्लियर हुआ है? तो ये हुआ पोल ऑफ द मिरर। कौन सा पॉइंट होता है? सेंटर पॉइंट। क्लियर हुआ है? आई होप कि आप लोगों ने ये गेटअप किया होगा। दूसरा पॉइंट है, वो क्या चीज लिखा है मैंने? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या लिखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? मान लो इस स्फीयर को मैंने कंप्लीट किया। क्लियर? मैंने इस स्फीयर को कंप्लीट किया, मैं यहां पर कर भी रहा हूं, ये स्फीयर मैंने कंप्लीट किया। अब इस स्फीयर का कोई तो सेंटर होगा, इस स्फीयर का कोई तो सेंटर होगा। मान लो ये इसका सेंटर है इस स्फीयर का, तो मैंने अब ये चीज नहीं चाहिए, तो ये जो C है ये बन जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बन जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर हुआ ये? तो क्या है ये? सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर्स सरफेस फॉर्म्स पार्ट। क्लियर? ये उस स्फीयर का सेंटर है जिस स्फीयर का हिस्सा हमने इस मिरर में से उस स्फीयर में से मिरर लिया है। क्लियर? काट के हमने उसको लिया है। अब उस स्फीयर का जो सेंटर था उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, यानी कि ये C कहलाएगा। क्लियर? तो ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको हम कहेंगे? तो सिंपल सी बात है, C से P तक की डिस्टेंस जो होती है, C से P तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। मीन्स ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, इसको हम क्या कहेंगे? इट इज और दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर हुआ है? तो ये बन जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? तो ये जो लाइन है, एक एक्सिस, एक लाइन जो पास होती है C से, उसके बाद P में
उसके बाद एफ में अभी मैंने एफ नहीं बताया, एफ क्या चीज़ है, आगे जाके 6th और 7th पॉइंट, 6th पॉइंट में मैं आपको एफ बताऊंगा। फिलहाल आप याद रखिए इसको एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। एन एक्सिस विच पासिस थ्रू लाइन, आप इस तरह से लिखेंगे, लाइन विच पासिस थ्रू सी विच पासिस थ्रू एफ विच पासिस थ्रू पी इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। एक लाइन जो इन 3 पॉइंट्स में से पास हो उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है एपर्चर। अब एपर्चर क्या होता है, एपर्चर किसको कहते हैं? तो एपर्चर मीन्स सिंपली ये वाला हिस्सा ए से बी तक, ये सारा हिस्सा, इसको हम क्या कहेंगे? एपर्चर ऑफ द मिरर। क्लियर हुआ है? या यूं भी कहिए कि कर्वडनेस ऑफ द मिरर, इसका कर्व कितना है, इसका कर्व कितना है, कर्व, ये वाला कर्व कितना है, ज्यादा कर्व है तो ज्यादा एपर्चर, स्मॉल कर्व है तो स्मॉल एपर्चर। क्लियर। इस तरह से अगर कोई मिरर इस तरह का होगा और दूसरा मिरर स्फेरिकल ही है लेकिन इतना ही कर्वेचर है, उसमें कर्वेचर इतना ही है, तो मीन्स इसका एपर्चर ज्यादा है, इसका एपर्चर कम है। क्लियर हुआ है? मीन्स कर्वेचर ऑफ द मिरर, एपर्चर मीन्स कर्वेचर ऑफ द मिरर, कर्वेचर ऑफ मिरर, उसको हम एपर्चर भी बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है फोकल पॉइंट। अब फोकल पॉइंट किसको कहेंगे हम? तो फोकल पॉइंट जनरली मैंने अभी कहा कि ये कौन सा पॉइंट है, कहां पे लाई करेगा, ये करेगा लाई प्रिंसिपल एक्सिस पर ही। तो ये कौन सा पॉइंट होता है? तो ये अलग अलग डिफाइन है, इसके लिए अलग, उसके लिए अलग, मीन्स कनकेव के लिए अलग, कन्वेक्स के लिए अलग। फिलहाल कनकेव के लिए, लेकिन दोनों में एक ही पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, लेकिन फिलहाल मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं आपको, इसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करूंगा, किसके रेस्पेक्ट में? कनकेव के रेस्पेक्ट में। तो कौन सा पॉइंट है फोकल पॉइंट? तो वो पॉइंट जहां पर हर कोई लाइट रे जो पैरेलल आए प्रिंसिपल एक्सिस से मीट हो। क्लियर। आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो थोड़ी सी यहां पर डेफिनेशन लिखाता हूं मैं किसका? फोकल पॉइंट का। फोकल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है वो यहां पर लिखेंगे हम। प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन मैंने फोकल पॉइंट की डेफिनेशन मैंने बता दी। दोनों डेफिनेशंस इसमें है, यानी कि कनकेव के लिए भी और कन्वेक्स के लिए भी। तो कौन सा पॉइंट है? इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, वेयर ऑल रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट। क्लियर। अगर यहां से एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होके जिस पॉइंट में से जाएगी उसको प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। किस केस में? इस केस में। दूसरा चीज, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद, और ऑल रेज अपीयर टू कम फ्रॉम आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर ये अब कौन सा मिरर होगा? अगर ये कन्वेक्स मिरर होता तो रिफ्लेक्शन के बाद हमें लगता कि उसी पॉइंट से सारी रेज आ रही है। अब आप ये लोग कहोगे हमें तो ये समझ नहीं आया, तो मैं यहां पर आपको समझाता हूं। ये मान लो हमारे पास है कौन सा मिरर? कन्वेक्स मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब जब यहां से लाइट रे आएगी वो तो रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में जाएगी। क्लियर। यहां से लाइट रे आएगी वो इस डायरेक्शन में जाएगी। तो डाइवर्जिंग इसलिए भी कहते हैं कि ये सारी लाइट रेज डाइवर्ज हो जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं। लेकिन यहां पर अगर हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये जो इंसिडेंट रे हैं ये यहां से आई है, ये जो इंसिडेंट रे हैं ये यहां से आई है। तो जिस पॉइंट से हमें लगता है कि ये आ रही है उसको हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस। क्लियर हुआ है? इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। और जहां पर ये मीट हो आफ्टर रिफ्लेक्शन उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहेंगे, लेकिन इन केस ऑफ कनकेव मिरर। क्लियर हुआ है? थोड़ा सा इसको रिवाइज करोगे आप तब जाके इसको आप क्लियरली अंडरस्टैंड करोगे। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है नेक्स्ट क्या चीज? फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ किसको कहेंगे हम? तो ध्यान रहे, पी से एफ तक की डिस्टेंस, पी से एफ तक की डिस्टेंस जो होती है उसको हम फोकल लेंथ कहेंगे। तो याद रखिए, डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ मिरर, दोनों केसों में ये सेम है, पोल ऑफ मिरर एंड फोकल पॉइंट। दैट इज, यहां पर मैं लिखूंगा पी एफ। पी एफ रिप्रेजेंट्स फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ कहलाता है। क्लियर।
अब इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, एक कुछ रिलेशंस याद रखने हैं। उसके बाद हम इसमें इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, और उसके बाद इमेज फॉर्मेशन के बाद हम क्या देखेंगे, इनके यूजेस, क्योंकि इनके यूजेस भी थोड़े से इंपॉर्टेंट है। इमेज फॉर्मेशन भी थोड़ा सा आइडिया दूंगा मैं आपको, कि इमेजेस के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूंगा मैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन और किस तरह की इमेजेस बन जाती हैं, और उनकी कोई ट्रिक है जिससे हमें याद रहेगा कि किस तरह की इमेज कब बन जाएगी। तो विद ट्रिक्स नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं वो सब चीज़ें बता दूंगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हैव अ नाइस डे।